तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो 40 डे क्रैश कोर्स था, 40 डे क्रैश कोर्स का आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में हम लोग जीके जीएस देख रहे थे, जिसमें कि आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स में जीके जीएस है चैप्टर वाइज। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है, पहले पढ़ चुके हम लोग प्राचीन भारत, फिर दूसरे नंबर पर मध्यकालीन भारत को देख लिया। तो आज जो तीसरा नंबर का है हिस्ट्री में आधुनिक भारत के पढ़े। तो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह करके क्या आएंगे, सारे चैप्टर्स आपके ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखा दिया है कि क्या क्या आपके टोटल टॉपिक है। कला, संस्कृति हो गया, डांस हो गया, सारे स्टार्टिंग जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री बाद सब खत्म हो जाने वाले। चैप्टर वाइज 40 दिन का है टारगेट है, 40 दिन में ख़त्म करेंगे। डेली आपको ये वीडियोस आएगी, ठीक है। तो रेलवे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उससे पहले तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बुक खरीदना चाहते हैं, ये बुक तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, वहाँ से जा करके भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्लास के बाद ये आपको रिवीजन करने के लिए इसका जो आज का जो होगा उसका PDF में आपको प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पे। 2 दिन का टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल जो है शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से सर्च करना, आप लोग आ जाएगा वहाँ से। तो 2 दिन का क्लास और PDF दिया हुआ है। तो चलिए अब बात आते हैं अगला पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, स्पेनिशों द्वारा, किसके द्वारा? तो याद रखना, गोवा, दमन, दीव का उपनिवेशीकरण हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। आज थोड़ा सा लेते हैं हम लोग, ब्लू लेते हैं, हाईलाइट करना। अच्छा, ब्लू साइज़ ठीक। चलो ये साइज़ ठीक है। तो चलिए हम लोग का आज का जो क्वेश्चन है पुर्तगालियों के द्वारा, है ना। गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण हुआ। तो आपको क्वेश्चन ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ERRB कोलकाता, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड जो थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा। विलियम बेंटिंक है। तो ऐसे याद रखिए, विलियम बेंटिंक देखो क्या था, बैटिंग करोगे तो बैटिंग के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। तो अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के द्वारा, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जब भारत को आज़ादी मिली 1900 लगभग 47 में 15 अगस्त 1947 पूरी तरह से भारत आज़ाद हो गया। तो स्वतंत्रता के समय में क्लेमेंट इटली थे। भारत की स्वतंत्रता कौन थे? क्लेमेंट इटली थे, याद रखना है ना। क्लेमेंट इटली थे भारत के स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ने सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की? आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की कहाँ पे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। किस भारतीय ने की है आपकी? तो दादाभाई नौरोजी आर्थिक मतलब अर्थशास्त्र से जुड़े थे। और सबसे पहला प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी दादाभाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना भी की है। कौन? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में दादाभाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा को निर्मूल पूरी समाप्त कौन किया था? तो ये याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा को अंत किया था। और इसके साथ साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिक्षा बोर्ड, हाँ, द्वारा प्रारंभ किया। शिक्षा बोर्ड और सती प्रथा को ख़त्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब? 1828 और 1829 में। इसको 1829 में समाप्त कर दिया गया था सती प्रथा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान, इंडियन नेशनल आर्मी मतलब INA जो सुभाष चंद्र बोस की थी, है ना, ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हें डैश के रूप में नामित किया। तो अंडमान और निकोबार द्वीप को किस द्वीप? तो अंडमान और निकोबार को किस द्वीप के नाम पे बोला? तो देखो इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा। अंडमान को देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। INA सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आर्मी खड़ी की गई। तो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह को क्या नाम दिया था? देखिए याद रखना, है ना, अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप, है ना। अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INA
है ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना आई ने द्वितीय विश्व के दौरान ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्राप्त कर लिया था और द्वीप समूह को शहीद और स्वराज्य के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। और याद रखना 29 दिसंबर 1943 को द्वीप समूह का राजनीतिक नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी, है ना, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस आई ने पहले मोहन सिंह के अंदर, ठीक है, फिर लेकिन 29 दिसंबर को 1943 को पूरी तरह से किसका अंडर आ गया, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया, ठीक है, नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार को इसको सौंप दिया गया पूरी तरह, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी ने लौटा दिया? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना, हिंद केसरी लाला लाजपत राय को दिया गया था, ठीक है, याद रखना। तो महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। क्यों दिया गया? क्या? क्योंकि जिस समय विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी बहुत सारे भारतीय लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किए थे, इसीलिए कैसर हिंद की उपाधि दिया था ब्रिटिश सेना ने, हाँ, जिसमें बाद में रॉलेट एक्ट हो गया, फिर बंगाल विभाजन, इस सब से दुखी होकर कैसर हिंद उपाधि को ब्रिटिश को लौटा दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट में, डी किसमें, फर्स्ट ऑप्शन में इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। काकोरी और आलमनगर स्टेशन के मध्य काकोरी कांड। देखो काकोरी कांड घटना है, मतलब इसमें अंग्रेज़ों के जो खजाना जा रहे थे उसको लूट लिया गया था, है ना, क्रांतिकारियों को। काकोरी कांड बोला जाता है कि घटना किस वर्ष हुई थी? 1927 में हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 को, है ना, याद रखना, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी और आलमनारा स्टेशन के मध्य ट्रेन लूटने की घटना घटी, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना था। और इस लूटपाट की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा तय की गई थी। किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा तय की गई थी। और ये घटना कब घटी थी? आपका 1925 ईस्वी में घटी, 27 नहीं होगा, सॉरी 1925, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट में है, ठीक है, 1925 ईस्वी में। कब? 9 अगस्त 1925, ये ध्यान देना है, ठीक है, लखनऊ के निकट, है ना, याद रखना। और इसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा इसको दिया गया था। इसमें बहुत सारे लोग थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें घुमा के दिया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में? तो सबसे पहला भारतीय ध्वज जर्मनी में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने फहराया था? आपको मैडम भीखामा जी ने। ये भी है ना, तो याद है, मैडम भीखाजी कामा विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय थे। उन्होंने 22 अगस्त, कब क्या था? 22 अगस्त 1907 को, है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया था। इस ध्वज को सप्तऋषि ध्वज के रूप में भी जाना जाता है। और इस ध्वज में भारत में प्रचलित सभी पवित्र धर्मों को रंगों से प्रसादित किया था। जितने भी धर्म सभी को रंग से प्रचलित किया था। मैडम कामा ने यह ध्वज इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया था। कहाँ पे? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया था। मैडम कौन? कामा, मैडम भिखाजी कामा, है ना, विदेश में, जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से गए थे? कब? गए थे कब? 1893 में। कब गए थे? 1893 में। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर लौट गए, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और इससे पिछले वर्ष वह फेफड़े की सूजन के उपचार हेतु लंदन में थे। उन्हें डॉक्टर ने इंग्लैंड की सर्दी में बचने हेतु और लौटने की सलाह दी थी। वर्ष 2015 में गांधी जी भारत लौटने के, और 2015 में गांधी जी का भारत लौटने का स्वर्ण जयंती भी मनाया गया था। 2015 में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे गांधी जी लौट के, इसलिए 9 जनवरी को NRID भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 12 दिसंबर 1911 को। कब? कलकत्ता कब स्थानांतरित हुई? 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट की गई दिल्ली 12 दिसंबर 1911 को।
ठीक है। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान, कब? दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम ने रानी मेरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाए और नई राजधानी का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को वायसराय और भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन ने किया था। उद्घाटन कब किया था? 1931 में। घोषणा कब की गई थी? 1911 में। घोषणा कब की गई थी? 1911 में। बन गया था कब? 1912 में। और इसका क्या बोलते, उद्घाटन 1931 में लॉर्ड इरविन के द्वारा, है ना। और घोषणा करने वाले कौन थे? जॉर्ज पंचम ने, है ना। रानी मेरी के साथ घोषणा की थी, ठीक है। चलिए, जब दिल्ली दरबार लगा था। वास्को डी गामा डैश में समुद्री रास्ते से भारत के कदम रखने वाले कब? 1498। ये बहुत बार क्वेश्चन है। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता और समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था, है ना। और यूरोप और एशिया को एक समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए थे, जो अटलांटिक और भारतीय महासागर को जोड़ती थी और इसलिए पश्चिमी और ओरिएंटल की भी थी। और 20 मई 1498 को कालीकट उतरा। 20 मई 1498 को कालीकट में उतरा था, याद रखना है, ठीक है। भारत को खोजा, भारत के लिए समुद्री मार्ग भी खोजा। कोंकण, मारवाड़ा और विदर्भ कौन से आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है? कोंकण का महाराष्ट्र में एक रेलवे का जोन भी पड़ता है। तो महाराष्ट्र के 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित। सबसे पहले महाराष्ट्र को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया। कोंकण हो गया, कांडेंस हो गया, याद रखना है, मारवाड़ा हो गया, ये सब 5 मतलब लगभग हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। तो इसका आंसर तो वो हो जाएगा कोंकण वाला। देखो भाई, एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है ना। एलपी टेक्नीशियन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में किसने भाग लिया था? 14 अगस्त पाकिस्तान को 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसने भाग लिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान में दोनों देश 15 अगस्त 1947 को आधी रात को अस्तित्व में है। हालांकि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को, हमसे पहले 14 अगस्त को मना लिया जाता है ना। और भारत 15 अगस्त को मनाता है क्योंकि 1947 में सत्ता स्थानांतरण समारोह एक दिन पहले पाकिस्तान में आयोजित किया जाता था, ताकि अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत के दोनों को समारोह में भाग ले सके, इसलिए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए, वांडी दिवस का निर्णायक युद्ध किनके बीच के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। बहुत फेमस है वांडी दिवस के। देखो, वांडी दिवस का युद्ध जो हुआ था ना आपका 22 फरवरी 1760, ये डेट पूछता, 22 फरवरी 1760 में, है ना। याद रखना वांडी दिवस का। फ्रांस के काउंट डी लाली और अंग्रेज के सर आयरकुट के बीच हुआ था। याद रखना किसके बीच हुआ था? फ्रांस के काउंट डी लाली और अंग्रेज के सर आयरकुट के बीच टकराव था। यह 7 साल के युद्ध था, 7 साल, लगभग 7 साल चला, ठीक है। याद रखना 1756 से 63, 7 साल, लगभग 7 सालों तक चला था, ठीक है ना। याद रखना, ये आपको ध्यान देना है वांडी दिवस का युद्ध। चलिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित? तो साइमन रिपोर्ट की अपर्याप्त के जवाब में, है ना, लेबर पार्टी सरकार जो 1929 में रामसे मैकडॉनल्ड के तहत सत्ता में आई थी, ने लंदन में गोलमेज की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया था। याद रखना, पहला गोलमेज कब हुआ था? 1930 में, दूसरा कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। और तीसरा 1932 में। आपको ये ध्यान देना है, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 1932 में, कब? 1932 में पहला, 1930 में दूसरा, 1931 में, ठीक है। डेट नहीं पूछता, आप लोग ध्यान देना, याद रखना। और देखो, इसमें पूछता कि तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी रही थी, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको बताना कहाँ? बॉम्बे में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ठीक है। एओ ह्यूम के द्वारा किए गए थे। और 1885 में कहाँ पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृति पाठशाला, जो कि बॉम्बे में आयोजित किया गया। और उसमें शामिल व्यक्तियों में अधिकांश वकील की पृष्ठभूमि के थे। और इस सत्र में कोई महिला नहीं थी, याद है, पहले में कोई महिला थी। इस सत्र के पहले
राष्ट्रपति WC बनर्जी थे। और इसके पहले जो थे पहले के अध्यक्षता कौन के थे? डॉक्टर C बनर्जी थे। चलिए, एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। तो एका आंदोलन एक किसान आंदोलन है जो 1921 के अंत में हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले में मदारी पासी द्वारा शुरू किया गया था। कौन? मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन, ठीक है। कहाँ पर? हरदोई, बहराइच और सीतापुर में, है ना। जो असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था, शुरू किया गया था। शुरुआती जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं द्वारा किया था, ठीक है, ये ध्यान देना। और आंदोलन का मुख्य कारण पता है क्या? उच्च किराया था, है ना। आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड किए गए 50% से अधिक था। तो मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 से बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, हैं, जवाहरलाल। तो भारत की अंतरिम कैबिनेट का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, है ना। नियंत्रण, हाँ, और सभा, और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69% सीटें आवंटित की थी और 11 में से 8 भारतीय प्रांतों को पार्टी का बहुमत था। कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निहित भी थी, ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको। गडकरी विद्रोह निम्नलिखित किस स्थान? तो गडकरी विद्रोह कोल्हापुर। तो याद है गडकरी जी मुंबई से है, तो मुंबई के कोल्हापुर से। तो याद है कोल्हापुर में ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन के कारण, है ना, दो इसको कैसे, कोल्हापुर में जो ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन के कारण गडकरी के बीच कड़वाहट पैदा हुई, जो मराठाओं के वंशानुगत सेवक थे। और गडकरी जो थे मराठाओं के वंशानुगत सेवक थे और अंग्रेजों इसका आमना सामना हुआ, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की मनमानी विधियों से, मतलब बहुत ज़्यादा भू राजस्व लेते थे, ठीक है, ये बर्खास्त करे। तो इसी बीच हुआ, इस प्रकार विद्रोह हुआ 1844 में। कब हुआ? 1844 में, जैसे गडकरी विद्रोह के विनाश कोल्हापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर ने की थी? याद रखना, इसको एक बार ऐसा करते हम लोग। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है। अभी पढ़े थे, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत के रूप में आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा सत्ता के शीघ्र स्थानांतरण का कार्य सौंपा गया था, ना, क्लेमेंट इटली। तो पूछता है आज़ादी के समय भारत का अंग्रेज का मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली। और योजना का उद्घोषणा किसने की? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून को योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी। इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। कब? 3 जून को इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। तब तक कांग्रेस ने भी विभाजन को अनिवार्यता ही स्वीकार कर लिया था। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा लागू की थी, जिसे ब्रिटिश संसद से पारित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। अभी इसके बारे में पढ़े, 2 जून 1947 को याद रखना है, 3 जून 1947 को, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन आया था आपका। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857। याद रखना, सिपाही विद्रोह 1857। भारतीय विद्रोह को 1857 का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। कंपनी की सेना ने सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अंततः इसमें जनता ने भी भाग लिया था। विद्रोह 10 मई, सिपाही विद्रोह, सबसे पहले सिपाही मतलब भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम 10 मई 57 की क्रांति 1857 को स्टार्ट हुआ था। 1857 को स्टार्ट हुआ दिल्ली के उत्तर पूर्व मेरठ के गैगरेसन शहर में कंपनी की सेना ने सिपाहियों को एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से अंग्रेजों को भारत में सेना वित्तीय प्रणाली प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से? हेनरी विवियन डेरोजियो का थियोसॉफिकल आंदोलन से, ये भी ध्यान देना है आपको, है ना, याद रख। अच्छा सॉरी इससे नहीं होगा, युवा बंगाल आंदोलन से। किससे? युवा। तो हेनरी विवियन
डेरोजियो एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक प्रधानाध्यापक थे, है ना। एक कट्टरपंथी विचारक और बंगाल के युवकों के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले पहले भारतीय शिक्षकों में से एक थे। उनका प्रभाव उनके पूर्व छात्रों के बीच रहता था और ये युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ। ठीक है, इसके किसने किया? नवाब मोहम्मद सिनी सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, है ना। वास्को डी गामा कब भारत आया? 1498 ईस्वी को। एक पुर्तगाली था, खोजकर्ता, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला था। 20 मई 1498 कालीकट आया था, है, कालीकट आया था। और 1524 में दा गामा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए, ये हो गया। राय बहली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन था? राय बहली के सैयद अहमद बहावी आंदोलन से। किससे? बहावी, है ना। बरेली बहा दिया जाएगा, है ना। राय बहली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े थे? बहावी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बहावी आंदोलन एक, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बहावी जो आंदोलन था ना, एक इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन था जिसका उद्देश्य मूल इस्लाम में किसी भी परिवर्तन की निंदा करना और अपनी वास्तविकता भावना पर वापस लौटना था। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सैयद अहमद बरेलवी ने किया था बहावी आंदोलन, रायबरेली के सैयद अहमद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। श्रीरंगम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो चौथा कब हुआ आपका? श्रीरंगपट्टम तीसरा आंगल, श्रीरंगपट्टम की संधि तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के बीच ये स्वरूप हुआ। बीच स्वरूप, परिमाण इसका स्वरूप पता है कैसे? देखो, 18 मार्च 1792 को कब हुआ? ये 1792 को श्रीरंगपट्टम गेट रेस। 18 मार्च 1792 को हस्तांतरित श्रीरंगपट्टम की संधि ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके, है ना, ये याद देना। और इसमें किसके बीच हुआ था? ये मराठा हैदराबाद के निज़ाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। और किसके? लॉर्ड कर्नवालिस थे, अंग्रेज़ की तरफ से लॉर्ड कर्नवालिस थे और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। चलिए, सहायक संधि का सिद्धांत। सहायक संधि का सिद्धांत लॉर्ड वेलेज़ली। सहायक संधि का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित? लॉर्ड वेलेज़ली। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायक गठबंधन प्रणाली, मतलब गैर हस्तक्षेप नीति थी। इस प्रणाली का असर भारत के प्रत्येक शासक को ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए अंग्रेजी को सब्सिडी के लिए एक निश्चित धनराशि स्वीकार करना पड़ता था। ये सहायक संधि, ठीक है, मतलब सब्सिडी आपको देना है तो देना है, रख रखाव के लिए ज़बरदस्ती। ठीक है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने। किसने रखी? एनी बेसेंट। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने की। किसने? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने किए थे। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, है ना, याद रखना है आपको। ठीक है, 1930 और 32 के बीच तीनों हो गया था। 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। तीनों गोलमेज ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन का एक श्रृंखला था। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड लिंथिनियो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा? तो लॉर्ड लिंथिनियो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? आपका 1940 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NCI, मतलब नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समिति के लिए बिना भारत को युद्ध में खींचने के लिए परेशान थे। लॉर्ड लिंथिनियो ने भारत से बिना किसी परामर्श के जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा की थी। तो लॉर्ड लिंथिनियो द्वारा कब? 1940 में लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। ये भी आपको ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। करो या मरो यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो 8 अगस्त 1940 को ब्रिटेन के युद्ध में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया गया था। तो बहुत सारे नारे होते अलग अलग युद्ध के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 कब गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया। और उसी समय इन्होंने दिया करो या मरो का नारा। किसने? महात्मा गांधी ने। करो या करते करते मर जाओ, ठीक है, ये नारा था ओरिजिनल मकसद इसका। कि बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर को था सी राजा गोपालाचार्य। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बोलेगा तो अंग्रेज माउंटबेटन था, और ऐसे सी राजा गोपालाचार्य थे, ठीक है। सी राजा गोपालाचार्य 1948 से 16 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। और वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी ध्यान देना, अंतिम गवर्नर जनरल। साथ ही इसके कार्यकाल संभालने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक थे। तो एकमात्र भारतीय नागरिक यही थे, गवर्नर जनरल। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब की गई? है ना, भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए उद्घोषणा कब की गई? 1857 के विद्रोह के बाद। कब? 1857 के विद्रोह के बाद, मतलब 1858 में, है ना। 19 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने घोषणा की। इसके बाद भारत को एक सचिव राज्य के माध्यम से ब्रिटिश राजकुमार के नाम से और शासित किया जाएगा 1858 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों, है ना, विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू हो गई? तो इसको आपको 1861, है ना, इस कब हुई थी? 1833 के चार्टर्ड एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश शासन आया। इसमें आपको बताना है ये कब हुआ। इसको थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करना। थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको हमको डाउट है, और ये कब हुआ था आपको बता देना है। ये कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर करना। अभी मुझे ध्यान में नहीं है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिली? किस ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिली थी? तो ये किसको मिली थी? आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश सरकार सुधार को स्वायत्ता मिली थी ना। तो अगस्त 1935 को भारत सरकार ने संसद के ब्रिटिश अधिनियम के तहत सबसे लंबा अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया, है ना। और इस अधिनियम में बर्मा अधिनियम 1935 की सरकार भी शामिल थी। यह प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। प्रांतीय सरकार के मंत्री, इसके अनुसार विधायिका के लिए जिम्मेदार, ये सब तो बहुत सारा कानून हमारे संविधान इसी के द्वारा लिया भी गया, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को 1850 में एओ हुम के द्वारा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में गोकुलधाम में हुई। गोपाल दास धाम में इस तरह हुई तो कुछ, ठीक है। 1858 में, अभी याद नहीं आ रहा। प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, याद रखना है हमको। आप लोग कमेंट बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। चलो अगला, पहला सार्वभौमिक परिषद कब गठित हुआ? तो 11 सितंबर 1893 को। 11 सितंबर 1893 को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद 1893 में, विश्व धर्म संसद जिसे 1893 भारत ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। 1893 में सार्वभौमिक परिषद का गठन 1893 में ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमने इसमें से किसे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। किसने की है? वास्को डी गामा 17 मई 1498 को समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था।
चलिए, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान दें। उन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, आपको बता सांख्यिकी दिवस भारतीय कब मनाया जाता है? ठीक है, निम्न में किसे ग्रैंड ओल्ड ट्रैकमैन कहा जाता है? तो दादा भाई नवरेजो को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नवरेजो को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन की निकासी, जिसे ड्रोन ऑफ वेल्थ पर प्रकाश डालना है। तो ड्रोन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने दिया है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? विभागीय प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो आपको किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। तब क्या? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, है ना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई विभागीय प्रणाली था, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे बोलते थे। इस प्रणाली के तहत क्या होता था? वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था। ठीक है, और इस विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। 1861 लॉर्ड कैनिंग भारतीय विभागीय प्रणाली प्रथा किया गया था 1861 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ। सरकारी जैसे अभी एग्ज़ाम हो रहा है आपको, खुली प्रतियोगिता प्रणाली अधिनियम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो यही लोग कंपटीशन लाया था। ठीक है, 44 का किस अधिनियम के द्वारा हुआ था आपका? तो चार्टर अधिनियम 1853 या चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। मतलब इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया था 1853 चार्टर के लिए। ठीक है, तदनुसार 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता थे? तो याद रखना है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस में अधिवेशता थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन। कब? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी 1924 में बेलागांव कहाँ है? कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एकमात्र अध्यक्ष इसी में थे, बेलागांव कर्नाटक में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि किसने किए? दूसरे में सिर्फ महात्मा गांधी के थे। बोले थे ना अभी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में किया था। और सरकार स्वतंत्र की मूल भारतीय मांग को स्वीकार करने में विफल रहा। और सरकार जो है ना, स्वतंत्रता की मूल भारतीय मांग, भारत को जो मांग था स्वतंत्रता, उसको असफल रहा था मांगने में। ठीक है, और भारत लौटा और सविनय आंदोलन फिर से शुरू किया और महात्मा गांधी फिर से भारतीय सविनय आंदोलन शुरू कर दिया। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष भी लाला लाजपत राय थे। यही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITU के। ठीक है, याद है, उन्हें 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी रामोसी किसके द्वारा शुरू किया गया था? वासुदेव बलवंत फकड़े के द्वारा। 1875 में वासुदेव बलवंत फकड़े ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र में कोली भील और धनगर समुदाय की मदद से रामोसी नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। कौन? वासुदेव बलवंत फकड़े के द्वारा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1940 में। कब? 1940 में लिनलिथगो द्वारा प्रस्ताव आया था। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो किसने चलाया था आंदोलन?
आपको इसने चला था राजा राम मोहन राय ने, और विलियम बेंटिक ने समाप्ति कर दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक भी कहे जाते हैं और महिलाओं की मुक्ति और विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन के अपनी अग्रणी विचार और सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। और इसे सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा गया था? 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। ठीक है। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1945 के शिमला भारत का वायसराय कौन था? वेवेल योजना। देखो, शिमला समझौता सबसे पहले वेवेल योजना के तहत पहली बार वर्ष 1945 में शिमला समझौता में प्रस्तुत की गई और इस नाम भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल के नाम पर रखा गया था। लॉर्ड वेवल के बनाया तो भारत से तो कौन था? वेवेल योजना। उस समय शिमला समझौता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवल थे। ठीक है, ये आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कलकत्ता में अगला क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की है ना? कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की है? तो स्थापना राधाकांत देव के द्वारा। धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की कलकत्ता। ठीक है, याद रखना। ये ध्यान देना है, राधाकांत देव ने कब किया? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका आ गया है। 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने वांडीवस का युद्ध में हराया था? कौन? अभी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने हराया था आपको बताना है। ठीक है, तो इसको वांडीवस का जो युद्ध हुआ था कॉम्टे डे लैली ने, है ना? कॉम्टे डे लैली ने, याद रखना है। तो वांडीवस का युद्ध 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसी गवर्नर कॉम्टे डे लैली और अंग्रेज सेनापति आयरकूट के बीच हुआ था। फ्रांसीसी इस लड़ाई को हार गए और फिर उन्होंने पांडिचेरी तक ही सीमित कर दिया गया, जहां उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। कॉम्टे डे लैली, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और एनी बेसेंट अंग्रेज थी। ठीक है, याद रखना, विदेशी महिला बोला जाए तो। पहले सरोजिनी नायडू, जिन्होंने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना था, और दूसरी महिला एनी बेसेंट इनके बाद। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय महिला 1925 में। कब सरोजिनी नायडू? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, याद रखना। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, याद रखना आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गीता मोहम्मद इकबाल तो सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है? याद रखना का 1904। यह कविता पहली बार साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित भी हुई थी। ये ध्यान देना है, सारे जहाँ से अच्छा। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 30 से 31 के बीच हुआ था। कब हुआ? 30 से 1930, नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया। और देखो, इसमें भाग कौन कौन लिया इंपॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज में, याद पूछना, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिए थे। और पूछे तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? सूर्यसेन के नेतृत्व में, है ना? तो कहाँ पे आपका? चटगांव में। चटगांव सशस्त्रगार छापे का नेतृत्व मास्टर सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को पुलिस और सहायक बलों के चटगांव सशस्त्र पर छापा मारने के समय किया गया था। सूर्यसेन को प्यार से मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? तो नमक कानून दांडी मार्च निकाला, मतलब दांडी तक गए थे, नमक कानून तोड़ा था। दांडी मार्च, जिन्हें
नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिबद्ध, मतलब नमक पे कर नहीं देना है। अहिंसात्मक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई थी, और ये कब चालू हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें 78 अनुयायी गए थे, है ना। 386 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया था। कहाँ गए? यात्रा शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर के नवसारी के दांडी तक चला गया था। इतना फैक्ट था इसके बारे में, ठीक है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है आपको बताना है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की, है ना। और संगठन का मुख्यालय कहाँ? बेलूर मठ, हावड़ा में, जो कि स्थित है कलकत्ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा हूँ। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। सैयद अहमद खान ने वर्ष कब? 1800 आपका 77 में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। ये भी ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, है ना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक लखनऊ समझौता था। किसके? कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम लीग के बीच था, है ना। यह समझौता हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्षता किसने की? लखनऊ समझौता का अंबिका चरण मजूमदार इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अविंद्रनाथ टैगोर को। किसे? अविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता का चित्र 1905 में भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया। और बंकिम चट्टोपाध्याय के वर्ष 1882 में उपन्यास आनंद मठ में मातृभूमि वंदे मातरम का भजन गाया गया, ठीक है। चित्रकारी कुछ अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त करे? कहाँ पे कपास उत्पादक? तो लॉर्ड डलहौजी ने जिसे मुख्य साध, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेरौर। कहाँ पे? बेरौर, याद रखना है ना। तो दो कच्चे कपास की ब्रिटेन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1853 में कपास उत्पादक प्रांत बरार, इसको बोलेंगे बरार को निजाम से छीन लिया था। डिमांड बढ़ गया था अंग्रेज ब्रिटिश में, तो बरार को बरार जगह से छीन लिया गया था, है ना। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में, है ना, आत्मीय सभा। वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की और 1828 से ब्रह्म समाज की भी स्थापना हुई थी। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया? देखो, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 3 गो, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। नोट कर लो आप लोग। वर्ष 1859 से लेकर 60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने डैश फसल उगाने से इनकार कर। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह में क्या? नील, है ना। अच्छा, नील विद्रोह में याद रखना नीली होगा ना। नील विद्रोह में नील को उगाने से उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। डैश के वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की। किसने? पुर्तगाल के वास्को डिगामा, पुर्तगाल निवासी, ठीक है, याद रखना। कहाँ पे? पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया, है ना। और 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष
सुभाष चंद्र बोस थे, और इस समय सुभाष चंद्र बोस थे, और राष्ट्रीय विचार समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, एक जो त्रिपुरा अधिवेशन में थे, 38 और 43 में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, याद रखना। और स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्थापित किया। और CR दास अध्यक्ष थे और सचिव मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। कब किया? 1923 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है आपका कौन सी संधि? सालाबाई की संधि। कौन सी? सालाबाई की संधि, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया। इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया गया। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हस्ताक्षर हुए थे सालाबाई की संधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 मिनट। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? सिविल सेवा, तो रॉयल कमीशन का समय गठन कौन था? ये आपको बताना है। लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक भारत के वायसराय के रूप में थे, है ना। और सिविल सेवा के समय, गठन के समय वायसराय भी थे। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली? बारदोली से सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है, इस आंदोलन के व्यापक रूप से महिलाओं ने समर्थन किया, है ना। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में अपने लेखन के माध्यम में आंदोलन का समर्थन भी किया। यंग इंडिया में महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्र था, आपका समाचार पत्र था, इसमें इस चीज़ का जिक्र भी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है यहाँ पे, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की किसी पुर्तगालियों ने? पुर्तगाल कौन था? वास्को डी गामा। 1498 बार पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है, तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, है ना। यह पाकिस्तान के मांग का एक आंदोलन था, ये नहीं है। तो देखो सबसे पहले समझाते हैं। भारत सहित विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता मतलब खलीफा मानते थे। भारत सहित विश्व के जितने मुसलमान थे। और 1919 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपने दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन भी किया गया था। तो ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे? चरमपंथी गरम दल के नेता का था बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चरमपंथी कौन थे? चरमपंथी थे ना, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस तो गरम दल के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना भी की थी 1876 में। राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, या भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखना है। ठीक है, और ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना की 1876 में। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा लाया था? 1942 में किसने लाया था? आपका महात्मा गांधी, है ना। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो समय थे इटली ने
क्लेमेंट इटली ने ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य पर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जो कि क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था 1942 में, है ना। और यह मसौदे में यह प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्ता शासन डोमिनेंट स्टेट की स्थापना की जाएगी एवं ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 में कुछ बदलाव भी किया जाएगा। मसौदे के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारी समिति ने अस्वीकार लेकिन कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान देना इन चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध था? जो बम फेंके किसका विरोध था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी था। हाँ ये ही था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी था। तो भगत सिंह और बीके दत्त ने, बुकटेश्वर दत्त ने कब फेंका था ये देखो बता था 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक, जिसमें नागरिकों की नागरिकता स्वतंत्रता कम की जा रही थी, है ना। और ये इसी के खिलाफ था। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को उसके आंदोलन और विचारधारा से परिचित करने के लिए स्वयं को सबके सामने प्रस्तुत करना था। तो डिस्ट्रीब्यूट बिल, ठीक है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अल हिलाल किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे नवयुवक भी थे, यही ध्यान देना है। तो अल हिलाल भारतीय स्वतंत्र सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था और भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना और भारतीय मुसलमानों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने और उन्हें प्रोत्साहित करने में समाचार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था। और अल हिलाल 1912 से लेकर 1914 तक चला भी था, है ना। इसे प्रेस अधिनियम के तहत बंद नहीं कर दिया गया था अल हिलाल, ये भी देना है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? किसने कभी भी नहीं की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। महात्मा गांधी भी कर चुके, एक बार बेलगांव कर्नाटक वाला में सरोजिनी दादाभाई नौरोजी भी कर चुके। क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। कब आए थे? क्रिप्स मिशन कब आए थे आपका? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, उस समय भारत के संविधान आए थे, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता? अरविंद घोष को देशबंधु के नाम से जाना, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष नहीं होगा यहाँ पे, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को सामान्यतः CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और चित्तरंजन दास पहले अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र होता है। उन्होंने 1919 से 22 तक हुए असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की पहल की थी। वे सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, CR दास, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के भी, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो बताइए विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री अरबिंदो। किसके द्वारा? श्री अरबिंदो बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। जो बाद में केंद्रीय विश्व भारती का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो याद रखना। और रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और इन्होंने 1921 में स्थापित विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कब? 1857 के स्वतंत्रता में भाग लिया था। और रामचंद्र पांडुरंग टोपे, जिन्हें तात्या टोपे के नाम से भी जाना जाता है, 1857 विद्रोह के महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। तात्या टोपे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब के घनिष्ठ मित्र भी थे, याद रखना है। और तात्या टोपे 1857 में कहाँ से? कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों पर युद्ध जीता गया था, कानपुर में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1510, पूछे थे ना, 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुका ने कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, है ना, उनकी मदद से बीजापुर के सुल्तान
इस्लाम आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। ठीक है, उसे गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है ना, याद रखना। और गोवा को आज़ाद कब मिला? आज़ादी के 1961 में मिला था। आज़ादी के कितने साल बाद में मिला देख लो। ठीक है, कब्जा कब हुआ? 1510। आज़ादी कब मिला? 19 दिसंबर 1961 को। अब से लास्ट में गोवा आज़ाद हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किसका उपन्यास है? आनंद मठ। किसका? आनंद मठ। सर्वप्रथम इसे 1896 में। अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में पहली बार गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन। और यह बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए 85 नंबर। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। किसी गांव में, कहाँ पे हुआ था आपको याद है? कहाँ पे हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फैजपुर। पहली बार किसी गांव में हुआ था 1937 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1936 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र के जलगांव के फैजपुर में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक फैजपुर में आयोजित किया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिसे किसी गांव में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फैजपुर था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये ध्यान देना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। कहाँ अरुणा आसिफ अली ने? कहाँ पे? मुंबई में, है ना। तो अरुणा आसिफ अली को कांग्रेस आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। राजनीति में उनका प्रवेश 1930 में नमक सत्याग्रह के समय हुआ था और वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक 1930 में मुंबई के ग्वालियर टैंक को पहली बार झंडा फहराया था। ठीक है, याद रखना। फहराने के लिए जानी जाती है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में कब हुई थी? भारत सहित विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे, तो 1919 में तुर्की में हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक भंग? तो किसने किया? तो भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त। किसको था? सेफ्टी बिल के खिलाफ, है ना। ये आपको अभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। पब्लिक सेफ्टी बिल था जो। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया? तो साबरमती आश्रम कब किया गया था? आपको याद है? बताना है। इसका आंसर 1916 ईस्वी में। 1916 साबरमती आश्रम 1915 में स्थापना किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम स्थापना भी किया गया, 1936 में भी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेना? अल हिलाल तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का संस्करण था। इसका प्रथम संस्करण 1912 में है ना, 1912 में किया गया। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। 100 का डोज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय किसे जाता है? पिंगई वेंकैया को जाता है। तो 1921 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा। इसे आंध्र प्रदेश के क्रांतिशील नेता पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेसी नेता थे कौन? पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? आप लोग बताना। संस्थापक अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक थे, याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब एओ ह्यूम, है ना, याद रखना। और जब कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया? एओ ह्यूम। और पहले संस्थापक अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे आयोजित हुई पहला अधिवेशन? अच्छा, पहला अधिवेशन में कितने सदस्यों ने? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक, और बम्बई में हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है आपका? राजेंद्र लिहाड़ी, याद रखना, बाकी सब तीनों हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्रधानमंत्री मित्रा ने की थी। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित हुई? विदेश में प्रकाशित होने वाला आपका कौन है? इंडियन सोशोलॉजिस्ट हो गया, तलवार फ्री हिंदुस्तान, तो आपको ये हो गया युगांतर पत्रिका 1906 में कलकत्ता के बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ध्यान देना। कहाँ थे हम लोग? 93 क्रांति का, हाँ 94, क्वेश्चन नंबर 95। चलिए, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए कहा कि एक प्रस्ताव पर पारित किया कि किसी भी मुसलमानों को ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रदान नहीं देना चाहिए? कब कहा था? 1919 में, 1921 में खिलाफत आंदोलन का दूसरा चरण जो था 20 और 21 के भी हिंसा के चरण का 1921 में ही मतलब घोषणा किया गया था। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780, भारत का पहला समाचार पत्र। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? आपको ये बताना है, जेके हिक्की, है ना, जेके हिक्की का बंगाल गजट भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। जेम्स एंगस्टॉम हिक्की द्वारा 1780 में कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, स्थापना। अठारह सौ 66 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु तो ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया गया था। किसे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय में बाल गंगाधर तिलक को अच्छा, चरमपंथी नेता 3 गए, याद रखा, उसमें था नहीं होना चाहिए था चरमपंथी। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को, तीनों को तिगड़ी को चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा दिया था। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली। खिलाफत आंदोलन शौकत अली, मोहम्मद अली और अबू कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर इसमें शौकत अली राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ तक होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन की होमवर्क दिया हूँ, देखता हूँ कि कौन लास्ट तक दिखते हैं। जो लास्ट तक टिकेंगे वही एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन जो बताएंगे मुझे पता चल जाएगा कि पूरा वीडियो में डेडिकेशन के साथ किसने देखा और वही इसका आंसर देंगे। समझ में? तो ये मैं डेडिकेशन देखना चाहता हूँ, कल इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।